और बड़ी खबर रांची से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। किराए के मकान में रह रहे क्षिप्त पत्नी 3 से 4 दिनों तक शव के पास पड़ी रही। शव से दुर्गंध आने के बाद जब मोहल्ले के लोग परेशान हुए तो मकान मालिक को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे मकान मालिक ने जब दरवाजा खोलकर देखा तो सभी सन्न रह गए और उसके बेटे को सूचना दी गई। बुजुर्ग दंपत्ति पिछले 5 साल से किराए के इसी मकान में रह रहे थे। बुजुर्ग का एक पैर कटा हुआ था, जबकि पत्नी विक्षिप्त है। ऐसा नहीं है कि इस बुजुर्ग दंपत्ति को कोई नहीं है। 2 संपन्न बेटा और भरा पूरा परिवार है जो साथ में नहीं रहता है, लेकिन छोटा बेटा किराया और राशन का खर्च चलाता था। हालांकि माँ बाप से कोई मिलने नहीं आता था। यही नहीं, फोन पर हालचाल पूछता था। इस शर्मनाक घटना के बाद जब मृतक का छोटा बेटा मौके पर पहुंचा तो सवालों का जवाब देने से बचता रहा। भैया 4 दिन से है चल रहा है, तो सुने तो जैसे सुने बोलिए भैया क्या हुआ था? सुने ना भैया, तबीयत खराब लगता था ना भाई। बुजुर्ग उम्र समझ ही रहे आप लोग। हम लोग अभी आए हैं। हम लोग को जानकारी कुछ मिला नहीं, लेकिन जब थोड़ा स्मेल आने लग गया घर से ना, तब हम लोग को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ। तो हम फिर नीचे जाकर पता किए तो पता चला कि वो नहीं रहे। तब हम जाकर उनको सूचित किए, उनके जो छोटे बेटे उनको फ़ोन में सूचित किए और फिर वो सारा जानकारी दी। अंदर उस वक्त आप जब गए तो क्या स्थिति? अंदर मैं नहीं गया था, मैं तो बाहर में ही था। स्मेल आ रहा था तो मैंने उन्हें बुला दिया। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, बेहद ही शर्मनाक ये घटना सामने आई है, क्या सच्चाई इस खबर के पीछे? जी कल्याण, बता दें कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उससे कहीं ना कहीं आसपास लोग भी घटना को लेकर काफी सशंकित हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से जो बच्चे थे वो ही अपने जब बुजुर्ग माता पिता जो कि बीमार थे उनकी जब देखभाल नहीं कर सकते तो वो फिर किसके सहारे जिएंगे। तो कुछ इसी तरह की वारदात हुई। पिछले 4 दिनों से जो बुजुर्ग थे उनका शव कमरे में ही पड़ा रहता है और जो उनकी पत्नी है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं वो भी शव के साथ बगल में ही लेटी रहती है। हालांकि आसपास के लोगों को जब इसकी दुर्गंध मिलती है शव की तो वो दरवाजे को खोलते हैं और जब अंदर का हाल देखते हैं तो वो भी अचंभित हो जाते हैं। मामले की जानकारी जब बेटों को दी जाती है, बेटे पहुंचते हैं और फिर जाके अंतिम संस्कार तक की क्रिया जो है वो पूरी हो पाती है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जो बच्चे हैं वो कुछ भी बोलने से ऐतराज करते दिखे। हालांकि स्थानीय लोग जो अगल बगल के आस पड़ोस के उन्होंने पूरी घटना को तफसील से बताया और साथ में ये भी बताया कि पिछले 5 साल से ये बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ रह रहे थे और इस दौरान महज कुछ चंद रुपयों भेजने के अलावा छोटे बेटे के द्वारा इसके अलावा कोई भी उनका हालचाल पूछने तक नहीं आता था। बच्चे किस तरह से जो दोनों दंपत्ति वहां रह रहे थे दंपत्ति, इसे लेकर भी कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था, कि जो कि कहीं ना कहीं शर्मनाक है। क्योंकि बच्चे की परवरिश जब माता पिता करते हैं तो साफ तौर से उन्हें भी उम्मीद रहती है कि जब उनकी बुढ़ापे की लाठी वो बेटा बनेगा। लेकिन जब 2 बेटे होने के बावजूद एक भी बैसाखी का सहारा नहीं मिल पाता, तो वाकई में ये शर्मसार करने वाली ये घटना है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां डायन विसाही के आरोप में एक बार फिर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। वहीं इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने हत्या की बात को स्वीकार कर ली है। उसकी दलील है कि महिला रात में उसके घर के आसपास घूमती थी, जिसको लेकर वो डरा रहता था। इसी बात को लेकर टांगी से मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले में डीसी ने कहा कि अंधविश्वास के ऐसे मामलों को सख्ती से रोकने के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा दी जाएगी। जिले में जनवरी से अब तक 1 दर्जन से अधिक डायन विसाही के आरोप में हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। 2-3 बार मेरा घर घुमा रहा है। काची घूम रहा है? का है? 2-3 बार घुमा। मेरा शादी होने वाला था, मैं गुस्सा से मार दिया उसको। घूम रहा है तो क्या होता है? रात के घूमता है। डाइन बोल के मार दिया? वही होगा। कहाँ से मारा? हाथ पे मारा। हर इस तरह के केस को आपको इमीडिएट बेसिस पर संज्ञान में लेना है। इसका पहला पहलू है कि अगर जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटा, जिस महिला के साथ घटना घटा, उसको इमीडिएटली आप उसके अंदर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करिए, साथ ही साथ उसको समाज में प्रतिस्थापित कीजिए।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले रांची में लालू के सियासी दरबार पर हेमंत सरकार घिर गई है। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने रांची के डीसी को खत लिखकर सीधे सीधे रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जेल आईजी ने साफ लिखा है कि जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाकर लालू प्रसाद से उनके चहेते धड़ल्ले से मिल रहे हैं और जिसके ऊपर नियम कानून का पालन करने की जिम्मेदारी है वो इसमें पूरी तरह फेल रहे हैं। सवाल यह है कि अब किसके इशारे पर कानून का मखौल उड़ाकर एक सजायाफ्ता कैदी से लोग मिल रहे हैं। सुरक्षा अधिकारी आंखें बंद किए हुए हैं, जबकि रिम्स निदेशक के आवास के बाहर हर दिन लालू से मिलने वाले नेताओं का मजमा लगा रहता है। माननीय हेमंत सोरेन जी, जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। कानून के हाथ भी लंबे होते हैं। तो जेल आईजी के बाद जेडीयू हमलावर है। आपने सुना कि किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर सियासी दरबार पर सख्ती के बाद लालू प्रसाद के सियासी दरबार पर अब रोक लग गई है। रिम्स निदेशक के आवास पर 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 8-8 घंटे की शिफ्ट में निगरानी करेंगे सभी मजिस्ट्रेट। लालू से लोगों के मिलने पर प्रशासन सख्त है। जेल आईजी के पत्र के बाद एक्शन में सभी प्रशासन है। फिलहाल पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं बढ़ी है। तो रांची में लालू प्रसाद के सियासी दरबार पर कानून का हथौड़ा चला है। लालू प्रसाद को किसी से भी मिलने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है, लेकिन बिहार के आरजेडी नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बस टिकट के आस लिए रांची चले आ रहे हैं कि एक बार लालू जी उनका बायोडाटा देख लें, लेकिन मीडिया के कैमरे पर कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो टिकट के लिए सिर्फ लालू प्रसाद से मिलने के लिए रांची आए हैं। कोई बेटे के परीक्षा का बहाना बना रहा है तो कोई तिलक का बहाना बना रहा है। नहीं, हम लालू जी से मिलने नहीं आए हैं। हमारे बच्चे की परीक्षा है, वो परीक्षा दिलवाने आए थे। हम गो विधानसभा क्षेत्र से हैं और आए थे, सोचे कि अपनी नेता से मिल लें। राजद के हम समर्थक हैं, पक्का सिपाही हैं, लेकिन भेंट नहीं हो रही है। यहाँ तो सब मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है, भेंट नहीं हो रही है। हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए, इसीलिए मैं आया हूँ। औरंगाबाद ज़िला से आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पर कुछ काम से आया था, लेकिन लालू जी का तबीयत सुना कि ठीक नहीं है, तो उनसे मिलने की इच्छा हुई तो चले आए मिलने के लिए। लेकिन स्थिति देख कर के ही लग रहा है कि नहीं मिल पाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाने के लिए और हम लोग सोचे कि ज़रा आदरणीय लालू प्रसाद जी का ज़रा समाचार ले लें, कैसे हैं नहीं हैं। और मैं नालंदा विधानसभा से आता हूँ, इस पर्पज से सोचे कि एक पंथ दो कार्य हो जाए, और मिलने के लिए नहीं हम आए। दिल से मैं सच्चा सिपाही के नाते हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। लालू से मिलने के 1000 बहाने, और बहाने ऐसे जो खुदा भी न जाने। हर दिन रिम्स निदेशक आवास के बाहर बिहार से पहुंचे नेताओं की भीड़ उमड़ती है। चाहत बस इतनी सी है कि एक बार अपने साथ लाया बायोडाटा लालू देख लें और विधानसभा का टिकट कंफर्म कर दें। लेकिन हर बदलते दिन के साथ लालू से मिलना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा नेता भी अब अपनी बात को कैमरे के सामने रखना पसंद कर रहे हैं, ताकि बात इस दरवाजे के भीतर चली जाए और लालू के कानों तक पहुंच जाए। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। राज्य में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। पलामू में 188 सहायक पुलिसकर्मी हैं, वो भी आंदोलन पर हैं। इसे लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने एसपी को मांग पत्र भी सौंपा है। दरअसल पिछले सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सहायक पुलिसकर्मी की तैनाती की थी। सहायक पुलिसकर्मी का कहना है कि जब सरकार ने 3 साल बाद उन्हें आरक्षी के बल पर बहाल करने का वादा किया था, लेकिन 3 साल पूरे होने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया। इसी को लेकर सहायक पुलिसकर्मी
आंदोलन पर हैं। हमारे यहाँ सहायक पुलिस 188 काम कर रहे हैं और सभी लोग विधि व्यवस्था ड्यूटी में लगे हुए हैं। उनका जो भी मांग है उसको हम लोग देखेंगे। उधर राज्य में 11,000 से ज्यादा म्यूटेशन पेंडिंग है। ऐसे में डीसी ने सभी सीओ को निर्देश दिया है कि पेंडिंग मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें। डीसी का कहना है कि बिना ऑब्जर्वेशन वाले म्यूटेशन का निपटारा 30 दिन के भीतर करना है। अधिकारी को ये निर्देशित किया गया है कि 30 दिन के अंदर अगर कोई विदाउट ऑब्जेक्शन वाले कोई भी आवेदन है तो किसी भी परिस्थिति में वो 30 डे से ज़्यादा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। और वैसे केस जो कि पेंडिंग ज़्यादा दिन से है, 90 दिन से ज़्यादा कोई भी केस पेंडिंग नहीं रहना है। तो 90 दिन से ज़्यादा वाले में संख्या कम है, परंतु 30 दिन से ज़्यादा वेटिंग वाले में काफ़ी ज़्यादा संख्या है। सीओ लोग को कहा गया कि 1 हफ्ता के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सभी को डिस्पोज करेंगे। अगली खबर धनबाद से है। धनबाद में एमपीएल प्रबंधन द्वारा कोयला ढुलाई के लिए थापर नगर से एमपीएल जाने के लिए बनाए जा रहे रेलवे ट्रैक के बीच में दरार पड़ गई है, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। एमपीएल के अधिकारी दरार को पाटने में लगे हैं। हालांकि इस संबंध में एमपीएल के रेलवे परियोजना प्रबंधन सीबी सिंह का कहना है कि नई मिट्टी की भराई की है, जिसकी वजह से यह घटना हुई है, जो सामान्य बात है। 11 जून को भी थापर नगर और मुगमा स्टेशन के बीच भूधसान के कारण रेलवे ट्रैक को हटाकर उसके स्थान पर मिट्टी भराई की गई थी। 3 महीने के भीतर दूसरी बार इस ट्रैक पर दरार आ गया है। यहाँ पे हमको क्रैक नज़र आ रहा है, वहाँ तक हम एक्सपेक्ट करवा के इसको सैंड फिलिंग करवा रहे हैं और इसके ऊपर से फिर ब्लैंकेटिंग डाल रहे हैं। कितना वो दरार कितना क्या मेजर के हिसाब से अप्रॉक्स कितना होगा? सर दरार हमारा यहाँ पे 300-350 mm के आसपास है। गोड्डा के सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ना तो अस्पताल में हमेशा डॉक्टर रहते हैं और ना ही मरीजों के बेड का चादर बदला जा रहा है। इतना ही नहीं, मरीजों को घंटों एम्बुलेंस में ही रहना पड़ता है। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अस्पताल में साफ सफाई का भी अभाव है। ओपीडी कभी वार्ड में भी कोई मरीज को परेशानी हुई तो वहाँ भी देखना है, कोई अगर इमरजेंसी में आए तो वो भी देखना है। हाँ, चादर बदला जाना है। एक्चुअली हमारी समस्या ये है कि वहाँ पर जो हमारे रेगुलर डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं वो नहीं हैं वो, और अभी कोविड कार्यों के चलते हम उस पर बहुत ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी जितना संभव है हम उसको व्यक्तिगत ढंग से देखेंगे और जो असुविधा हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दुमका केंद्रीय कारा में लगातार कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय कारा में 1200 से ज्यादा कैदी हैं, जिसमें 200 से ज्यादा कैदी में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से कुछ ठीक भी हुए हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जेल में कोरोना विस्फोट हो रहा है वो बेहद डरावना है। जायजा लिया हमारे सहयोगी पंचम झा ने। उपराजधानी दुमका में कोरोना का कहर जारी है। अब तक लगभग 700 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें लगभग 400 के करीब का इलाज विभिन्न कोविड अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन सबसे गंभीर स्थिति केंद्रीय कारा दुमका की है। इस केंद्रीय कारा में लगभग 1200 कैदी बंद हैं और अब तक 200 से ज़्यादा कैदियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जिनका इलाज जेल के अंदर ही अलग वार्ड में शिफ्ट कर किया जा रहा है। कैदियों की संख्या और कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए जेल प्रशासन के समक्ष यह सबसे गंभीर चुनौती है, जो आखिर इन कैदियों को कैसे कोरोना से बचाया जाए। इसके लिए जेल प्रबंधन भी रणनीति बनाने में जुट गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन कैदियों को कोरोना से बचाया जा सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। साहिबगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गरीब और आदिम जनजातियों के नाम पर बिचौलियों द्वारा पैसे की निकासी कर ली गई। पीड़ित अब सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन साहिबगंज में बिचौलियों की मिलीभगत से इस योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। हद तो तब हो गई जब बिना घर बने ही बिचौलियों द्वारा पैसे की निकासी कर ली गई। ऐसे में अपना घर होने का सपना आज भी सपना बनकर ही रह गया है। घर नहीं हुआ है, हम लोग जफरीगढ़ में रहते हैं, तो उसी में से एक तो ईटा नहीं गिराया है, एक तो बाली नहीं गिराया है, तो पैसा
पैसा कैसे निकाल गया तो हमको मालूम नहीं। पतना प्रखंड के शहरी पंचायत के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो सभी के होश उड़ गए। इनके पास ना तो अपना घर है और ना ही रहने का कोई ठिकाना। आदिम जनजाति के कई लोगों का तो बैंक में अकाउंट तक नहीं है, फिर भी उनके नाम पर पैसे की निकासी कर ली गई। जो खाता भी उससे जुड़ा हुआ नहीं, खोला भी नहीं गया। ऐसे पता लगा कि हम लोग पंचायत में आकर के पता लगाए तो बाद में भी मालूम हुआ कि घर का टोटल पैसा आपका निकासी हो चुका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त ने बीडीओ को जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि बिचौलियों पर कार्रवाई की जाएगी और इस योजना का लाभ हर लाभुकों को दिया जाएगा। मैंने कल सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बुलाकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई बिचौलिया की बात सामने आती है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और साथ ही वैसे पंचायत सचिव या जनसेवक दूसरे पंचायत में स्थानांतरित करें ताकि बिचौलिया के साथ उसका संबंध है वो टूट जाए और इस तरह कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो मुझे सूचित करें, उस पर हम लोग आपकी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल डीडीसी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बिचौलियों पर कार्रवाई हो पाती है और लाभुकों के घर का सपना कब तक पूरा हो पाता है। न्यूज 18 के लिए साहिबगंज से निशांत की रिपोर्ट। और बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां बीजेपी नेता हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। जहां बीजेपी नेता सतीश सिंह हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार हुआ है। शूटर का सहयोगी किशन गिरफ्तार किया गया है। हत्या के दौरान बाइक चला रहा था किशन। तो बड़ी खबर धनबाद से, जहां बीजेपी नेता हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। शूटर का सहयोगी किशन को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के दौरान बाइक चला रहा था किशन। अगली खबर लातेहार से है। लातेहार में टाटा भक्तों के आंदोलन की वजह से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर फंसी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों को बस से उनके गंतव्य तक भेजा गया, लेकिन एक लड़की जिद पर अड़ी रही कि वो इसी ट्रेन से जाएगी और वो बस में जाने से इनकार कर दिया। अनन्या चतुर्वेदी नाम की यात्री के आगे रेलवे को झुकना पड़ा और सिर्फ एक यात्री के लिए रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस को डाल्टनगंज से वापस मोगू ले जाकर बोकारो के रास्ते रांची के लिए रवाना किया है। अपनी इस सफर की कहानी अनन्या ने ट्विटर पर साझा की। आ रही है, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, पूरी ट्रेन खाली है। मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दी गई है, कुछ पैंट्री गार्ड के लड़के बॉयज़ हैं और इसी के साथ मैं सुबह या रात तक में भी पहुँचूँ रांची। बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टैंड फॉर द रॉन्ग कुछ होगा। अगर सब नहीं गए होते तो शायद मैं आज इस ट्रेन से अकेले नहीं सबको लेके जा रही होती। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था, बस सब चले गए, कोई बात नहीं। बट आई विश कि नेक्स्ट टाइम से रेलवे अपनी ट्रेन की विदाउट एनी नोटिस इस तरह की अजीब से हरकत इनके कि यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, आप लोग अपना देख लीजिए या फिर बसेस कर दीजिए आगे करने से पहले शायद इस कोविड पैंडेमिक में ये सोचें। थैंक यू। इधर रेलवे ने इस मामले में सफाई दी है। रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवनीश ने कहा है कि ट्रेन को चूंकि रांची जाना ही था, इसलिए उसे रूट डाइवर्ट करने के लिए जाना था। इसलिए ये कहा गया कि सिर्फ एक यात्री के लिए ट्रेन को डाइवर्ट करना रांची लाया गया ठीक नहीं होगा। वो रांची तक आना ही था, क्योंकि उसके पश्चात यहाँ आने के पश्चात सभी ट्रेनों का सर्टिफिकेट का वैलिडेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है, तो ट्रेन डाइवर्ट करके रांची स्टेशन आई थी। तो उसमें ये कहा जा रहा है मात्र एक पैसेंजर को लेकर ट्रेन आई, ये व्यवस्था नहीं, इसमें यह बोलना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि उस ट्रेन को आना ही था, डाइवर्ट होके आई और सभी यात्रियों को विकल्प मुहैया कराया गया था धनबाद डिवीजन द्वारा। और अब आपको लातेहार में टाना भक्तों का आंदोलन दिखाते हैं, जिसकी वजह से रेलवे परिचालन बुधवार से ही ठप है। अब भी पिछले 48 से 50 घंटों से टाना भगत टोरी रेल लाइन पर धरना पर बैठे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।